ओके, सो रिएक्शन विद द बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड की हम बात कर रहे थे। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन, लाइक मिनरल एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, carboxylic acid react with the base to form the salt and water. This is called which reaction? Neutralization reaction. Ethanoic acid reacts with the sodium hydroxide and forms sodium ethanoate. That is salt plus आपको क्या मिलेगा? Water. तो CH3 डबल बॉन्ड OH NaOH मैंने बताया था कल, थोड़ी लाइट के हिसाब से हमारी दिक्कतें हुई थी, बट OH and H क्या बनाएगा? H2 and Na attached to the oxygen, that is CH3 double bond ONA, which is known as ethanoid. This is the IUPAC name. Which name? और एसिटेट होता है तो कॉमन नेम। आया समझ में? रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मैंने बताया था कि कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक बेस होते हैं। कैसे होते हैं? वीक बेस। अब इथेनोइक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिएक्ट विद द वीक बेस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगेन इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एसिटेट, मतलब कि CH3COO Na, ओके, एंड वाटर। तो दिस इज द सॉल्ट, एंड इसमें कार्बोनेट वर्ड गलत, सोडियम एसिटेट ही आएगा, ऊपर जैसा ये तो है CH3COO Na, यस और नो? तो सोडियम एसिटेट लिखो, सोडियम इथेनोएट लिखो, बोथ आर वैलिड। सोडियम एसिटेट कौन सा वर्ड है, कौन सा नॉमेनक्लेचर है? कॉमन। और यहाँ पे IUPAC, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। आया समझ में? ओके, राइट द यूज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कहाँ पे काम आता है? तो नंबर 1, इन द प्रिपरेशन ऑफ विनेगर विच इज यूज्ड एज अ टू एड श्योर टेस्ट टू अ, हाँ वही जो चाइनीज वाला टेस्ट आपके दिमाग में आ गया है ना, हा, मंचूरियन बात करके खा रहे हो, नूडल्स चाइनीज वाला है ना, बस वही, बस ज्यादा मत करो, विनेगर बाहर आ जाएगा। इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटर एंड टू प्रिजर्व द फूड फॉर द विच टाइम। घर पे भी काफी कुछ फैमिलीज घर पे भी विनेगर की बॉटल्स रखती है ना, तो वो एक तो टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट ऐड करने के लिए, दूसरा कभी कभी मानो कि खाना वगैरह मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें लंबे टाइम तक वो चलना चाहिए, 2-3 महीने तक, तो वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। लेबोरेटरी में, केमिकल लेबोरेटरी में कहाँ पे यूज होगा? तो एज अ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर लेड वाइट विच इज नॉन एज पिगमेंट। तो इथेनोइक एसिड के यूज आगे आया ना, इससे पहले अल्कोहल इथेनॉल के पढ़े थे, तो आपको एक पेज लेना है, उसके ऊपर हेडिंग लगाना है यूज, फिर एक कॉलम इथेनॉल का, दूसरा कॉलम इथेनोइक एसिड का, है ना। इथेनॉल के कॉलम में, इथेनोइक एसिड के कॉलम में, और फिर उसको पूरी 3 महीने पढ़ते रहना है। लाइफ तो नहीं बोलूंगा, 3 महीने पढ़ते रहना है। और ऐसे पढ़ने से क्या होगा कि अल्कोहल का यूज एसिड में नहीं जाएगा, एसिड का यूज अल्कोहल में नहीं घुसेगा। बाकी अगर आप कच्ची प्रिपरेशन से गए तो पूछा होगा इथेनोइक एसिड का यूज, और लिख के आओगे इट इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकेबल पर्पस। वो तो ऐसा यूज है कि सबको याद रहता है, बताया था कि नहीं? आया ना? तो ऐसा मिक्स होना चाहिए नहीं। ओके, अब बात करेंगे एस्टर, ईस्टर भी बोलते हैं, ओके, बाकी एस्टर मैं बोल रहा हूं प्रोनाउंसिएशन के तौर पे। तो अभी हमने देखा था कि अल्कोहल एंड, अभी मतलब कल के लेक्चर में, अल्कोहल एंड एसिड व्हेन मिक्स्ड विथ ईच अदर फॉर्म एस्टर, एस्ट्रिफिकेशन, कल ही तो आया था। इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड नहीं आया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही मजा है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी किसी का प्रोडक्शन बन जाता है। जैसे इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा? इथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल गिव यू एस्टर, तो एस्टर बना, तो वो एस्टर के प्रिपरेशन में चला गया। देखो, इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, तो बताया था मैंने, एसिड में से क्या जाएगा? H, और अल्कोहल में से क्या जाएगा? OH। HOH क्या बनाएगा? H2O। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, CH3COO, फिर ये कनेक्ट होगा इधर C2H5। कोई बोले कि सर मैं ऐसा लिखूं, C2H5 पहले लिखूं, तो यस, C2H5 पहले चलेगा, फिर उसके बाद CH3 नहीं चलेगा, क्योंकि C2H5 अब किसके साथ कनेक्ट होगा? COO के साथ, क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो फिर COO एंड देन क्या आएगा? CH3। ए भी वैलिड है और ए भी वैलिड है, बट वी आर पुटिंग अ हैबिट लाइक दिस, CH3COO देन C2H5, ताकि गलत ना हो।
आया समझ में? एसिड वाला पहले लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, अल्कोहल वाला। तो मैंने कल बताया होगा, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज C2H5 इथाइल और 2 कार्बन वाला एस्टर, तो 8 लगता है कॉमन नेम में, O8 लगता है IUPAC में, OAT लगता है IUPAC में, 8 लगता है कॉमन, तो 2 कार्बन में एसिटेट आता है, याद आया? तो इथाइल एसिटेट, बात क्लियर? Okay, ethanol reacts with the acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to forms the ester. Why it is required concentrated sulfuric acid? मैंने बोला था कल कि अगर जैसे अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर प्लस वाटर दे रहे हैं, तो वाटर एस्टर के अंदर ऐड होके अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है, तो वो वाटर जैसे मिलेगा तुरंत उसको क्या करना रहेगा, एब्जॉर्ब, तो वो काम किसका है? इसीलिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस चाहिए इस रिएक्शन में। एस्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूटी और प्लेजेंट स्मेल, कल भी बात किया था हमने, स्वीट में यूज होता है, ओके, तो प्लेजेंट एज वेल एज फ्रूटी स्मेल होता है, एंड वी कैन डिटेक्ट दिस एस्टर बाय द स्मेल। ओके, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, बोलो आया ना रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल का सिंबल भी है, देखा 2 एरो। Ethyl acetate produce is dilute after the formation to avoid, जैसे इथाइल एसिटेट बनता है उसको डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल निकालते रहने, ओके। एडिशन ऑफ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिवर्स द, ओके, अगर मान लो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड भी कर दिया तो भी रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसे? तो देखो यहाँ पे एसिड था, तो मतलब ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स का सॉल्ट है। आपको एसिड बेस चैप्टर याद हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव यू सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिडिक सॉल्ट देगा, तो एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद द बेस, तो ये एसिडिक सॉल्ट है जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, और आपको वापस मिलेगा, वो मिलेगा अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, आगे भी आ चुका है, ये रहा देखो, एसिटेट प्लस NaOH आया था, इथेनॉल प्लस सोडियम एसिटेट, दिस इज द सॉल्ट ऑफ एसिड एंड दिस इज अल्कोहल। कोई डाउट? कंफर्म? और एक एक्टिविटी है जिसमें हमें इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करना है, ओके। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा यहाँ पे रिएक्शन में लास्ट में, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है, एक्टिविटी। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सोडियम कार्बोनेट इज एड टू 2 ml dilute solution of which acid, a brisk effectiveness appears due to the evaluation of what, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। वो बीकर के अंदर, जैसे मानो कि कोई बीकर है या टेस्ट ट्यूब है तो उसके अंदर गैस निकलेगा, तो कैसा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इन द विंटर हम कैसे करते हैं, तो एक गैस निकलता है, तो वो पूरी टर्बुलेंस क्रिएट होती है कांच वगैरह पे, है ना, फिर आप वो नाम लिखते हो, वैसा ही कुछ इफेक्ट यहाँ पे इवोल्यूशन ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। पास दिस गैस प्रोड्यूस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, हमें पता है, आगे पढ़े हम मेटल वाले चैप्टर में, लाइम वाटर के अंदर CO2 पास करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, मिल्की कलर का सॉल्यूशन होगा, यस और नो? तो व्हेन इवॉल्व्ड गैस इज पास टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, मतलब हेंस इट इज थ्रू दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, आया समझ में? एंड दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल, लाइम वाटर होता है CO, लाइम वाटर होता है CaO प्लस H2O, COH ट्वाइस होता है, वैसे इट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट आना चाहिए, CaCO3 नहीं आना चाहिए। जब हम एक्चुअली में CaO प्लस H2O लेते हैं तो लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर में ऑलरेडी COH ट्वाइस है ही है, उसमें से हम CO2 पास करेंगे तो CaCO3 बनेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। Can the gas produce reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? So yes, carbon dioxide gas is produced by the reaction can be identified by this test, and repeat this activity with the sodium hydrogen carbonate instead of with carbonate. तो भी आपको sodium hydrogen carbonate both are considered as a weak base, or over here ethanoic acid act like a mineral acids, and that's why it will able to liberate the CO2 gases. कौन से गैसेस लिबरेट हो रहे हैं, CO2। अनदर एक्टिविटी है वही की वही, छोड़ देते हैं, 61 पे आते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया है।
हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे स्पेलिंग में ध्यान दे देना, बिटवीन द अल्कोहल एंड, कैसे पता लगाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बोथ आर डिफरेंट, कैसे पता लगाएंगे? सो एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग टेस्ट. नंबर 1, सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3. अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और मेरे एक एक सेंटेंस को याद रखते हो तो कल मैंने आपको बोला था कि अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज एसिड. अल्कोहल में OH में H है, यस और नो? बट मैंने बोला था इट इज अ टू वीक एसिड, दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिएक्ट विद द वीक बेस. आया समझ में? एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट N2CO3 Na2CO3 both are the weak base, yes or no? So alcohol when react with the weak base does not produce hydrogen gas, but ethanoic acid will produce hydrogen gas. तो हो गया सेपरेशन. नंबर 1, sodium hydrogen carbonate test. Take the small amount of each substance to different test tube and add to an aqueous solution of sodium hydrogen. दो सब्सटेंस कौन से थे? एक अल्कोहल, दूसरा इथेनोइक एसिड. टेस्ट ट्यूब which brisk effectiveness of CO2 gas appear contains, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है और अल्कोहल नहीं करेगा. सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल डज नॉट प्रोड्यूस ब्रिक इफनेस ऑफ CO2 गैस. आया समझ में? नंबर 2, अल्काइन पोटेशियम पर मैंगनेट टेस्ट. ओके, अल्काइन पोटेशियम पर मैंगनेट. पोटेशियम पर मैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला KMnO4. किसी को इसके बारे में पता है? मैंने बताया होगा कि ये क्या है. नहीं याद है तो मैं वापस याद करवाऊंगा, बट फिर भी आपसे पहले आपसे KMnO4 का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ KMnO4? It's a strong oxidizing agent. वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आया समझ में? आया ना?
चलो ध्यान दो यहाँ पे। सो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको गुरु मंत्र याद है? बोलो। मतलब कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे तो अल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एसिड का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। हो गए दो सेपरेट। देखो, टेक अ small amount of each substance in a two different test tube, add the few drops of alkaline potassium permanganate मतलब KMnO4 with some base alkali solution। alkaline मतलब alkali solution। what is alkali? base which are soluble in water and the warm the test tube। test tube को आपको थोड़ा सा हीट करना है। the purple color of potassium permanganate डिसअपियर वहां होगा, पर्पल कलर, जहां पे वो यूज हो रहा है। तो यूज कौन करेगा? अल्कोहल या एसिड? अल्कोहल। अल्कोहल वो यूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो किसमें कन्वर्ट होगा? एसिड है। एसिड तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, तो कौन यूज करेगा? अल्कोहल। तो जिसमें डिसअपियर हुआ दैट इज कंटेनिंग, जिसमें डिसअपियर नहीं हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट डिस्चार्ज द कलर ऑफ, मतलब कि वहां पे कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? क्लियर हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे, ये है वो है, आपने बोला हाँ हाँ हाँ, उस तरह से आंसर बना। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आप पढ़ा रहे हो मुझे, गुरु मंत्र याद करवाया। देखो 10th में कितनी बार आया, ये सिर्फ 12th तक चलने वाली है। समझ में आया? तो माइंड में पूरे कॉन्सेप्ट भर दो। कॉन्सेप्ट भरा रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा, इजी रहेगा, फिर सेंटेंस मैच करने रहेंगे। बराबर? चलो, क्या बोला है? व्हाट इज, अभी हमने KMnO4 को क्या नाम दिया? और वो भी स्ट्रॉन्ग लगा के, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो वीक होते हैं। अगर वीक हो गए तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग है तो सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिड में। बात क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आपके घर में बीमा एजेंट आता है? नहीं आता बीमा एजेंट? पापा के फ्रेंड वगैरह बीमा लेने के लिए आगे हो गए, बीमा बोलते हैं, हिंदी में बीमा होता है। ओके, गुजराती में वीमो हो, इंग्लिश में पॉलिसी हो। ओके, अब कुछ बोलना है आगे? तो वो एजेंट आते हैं आपके घर पे, आपने उसको बीमा एजेंट या पॉलिसी एजेंट क्यों बोला? वो आपका पॉलिसी लेके जाएगा, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलेंगे? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो आपने तो बोला, डेफिनेशन पढ़ो, सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस नॉन एज, क्योंकि एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस मतलब उस सब्सटेंस का क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन। कौन कौन आएगा उसमें? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट आया कि नहीं? K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमिक, पोटेशियम डाइक्रोमिक। बोलो, कोई डाउट? ओके, अब सैपोनिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना? सुबह में नहा के आए होगे सब, तो नहाने में आपने सॉप यूज किया होगा, और कुछ लोगों ने अभी लिक्विड सॉप आ गए हैं। देखो, जमाना चेंज होता है तो सब कुछ चेंज होता है ना? तो ऑर्डिनरी मेथड से हम कंटाल जाते हैं, और खास करके विंटर में लिक्विड जेल ले आते हैं, बट है तो वो सॉप ही। ओके, वो लिक्विड सॉप बोलेंगे, और वो सॉलिड आता है, बार सॉप बोलते हैं जिसको, है या ना? तो अब समझेंगे कि ये सॉप है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द सॉप? मेंशन द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल ऑफ सॉप। सॉप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टी में आया था सैपोनिफिकेशन, याद आया? तो लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। आया समझ में? ओके, सॉप मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं उसके अंदर? टू। वन पार्ट कंटेन हाइड्रोकार्बन चेन, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन। दूसरा विच इज हाइड्रोफोबिक। डू यू नो अबाउट फोबिया? वहां नहीं देखना है, दैट इज फॉर ओनली माई यूज। मैंने पूरा ध्यान रखा है, देखो उसको कितना जुगाड़ करके लगाया हुआ है। हाँ, वो सब दिख जाएगा, है ना? वो मैंने बहुत जुगाड़ करके वो टेक्स्ट बुक रख के किया है। अब इससे ज्यादा मैं ऐसे कैसे मोड़ दूं? समझ में आया? तो आपका वहां नहीं, आपका अपने आगे है, छोटा पड़ रहा है, पैसे दे दो, बड़ा लगवा दो। इट्स मोर देन इनफ, आपको जितने डिस्टेंस से देखना है उसमें इनफ है वो स्क्रीन।
है या ना? तो फिर तो आप अपने अपनी डिस्प्ले में देखें, मुझे मेरे डिस्प्ले में देखने दीजिए। गॉट इट? हाँ, आपको इधर नहीं दिखेगा। फोबिया का मतलब क्या था? डर होना, है ना? जैसे मुझे हाइट फोबिया है। हाँ, मुझे कभी मत बोलना मैरी गो राउंड में बैठो, मैं नहीं बैठूंगा। ओके? आप अगर मैं वो क्लाइम करके जाता हूँ रोपवे में, काफी कम ही बैठता हूँ। ऐसा नहीं कि बैठ नहीं सकता, अभी तो क्या हाइट के साथ मतलब एज के साथ वो कम हो गया है फोबिया, लेकिन थोड़ा हाइट फोबिया है, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई फोबिया होता है। ओके, चलो। सो फोबिया दैट मीन्स डर। तो हाइड्रोफोबिया ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर का डर है, मतलब वाटर से रिपल होते हैं, वाटर जैसे जैसे नजदीक जाता है दूर दूर भागते हैं। इट्स नॉन एज हाइड्रोफोबिक। हाँ, ये केमिकल कंपाउंड्स की बात हो रही है, कई सब्सटेंस की थोड़ी ना बात हो रही है। हाँ, अब जिसको हाइड्रोफोबिया, अगर रियल में वाटर फोबिया है तो वो स्विमिंग नहीं करेगा, नहाएगा क्यों नहीं? किसी को हाइट का फोबिया, वैसे किसी को वाटर फोबिया है तो मतलब तालाब पॉन्ड्स देख के वो डर जाता है ज्यादा क्वांटिटी में। अभी उसमें एक बाल्टी पानी में उसमें क्या डर लगेगा? ओके, तो वो बात कब में नहीं बैठेगा, वो बाल्टी भर के नहाएगा। चलो, क्लियर। अब हम केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो वाटर मॉलिक्यूल से रिपल होते हो मतलब दूर भागते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। तो ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक एंड है। मैंने आपको बताया होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी अभी याद रखो कि जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाती है वैसे वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी कम होती है, और इट्स अ टू लॉन्ग चेन। 17 16 कार्बन की चेन है, तो ये तो बहुत लंबी हो गई, एंड दैट्स वाई वाटर में सोल्यूबिलिटी कम हो गई, एंड दैट्स वाई उसको हमने क्या बोला? हाइड्रोफोबिक। इट इज ऑल्सो नोन एज पोलर, मतलब आयोनिक, पॉजिटिव नेगेटिव एंड हो जिसमें, उसको पोलर बोलते हैं, बट इट्स नॉन पोलर क्योंकि इट्स अ कोवेलेंट वन। कोवेलेंट होते वो पोलर नहीं होते, खास करके कोवेलेंट में कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, तो बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एक्ट एज अ नॉन पोलर बॉन्ड। इज इट क्लियर? ईच एंड एवरी वर्ड्स को पकड़ के बोल रहा हूँ, है ना? ध्यान रखना, मुझे नहीं पता कहाँ काम आएंगे, लेकिन देखो मैंने कल कुछ बातें बोली थी अल्कोहल के बारे में, आज काम आ गई, है ना? तो कहीं ना कहीं काम आएगा, दिस इज द नॉलेज, है ना? ध्यान रखना है। अनदर पार्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड पोलर पार्ट विच इज नोन एज पोलर हेड, एंड विच इज पोलर मतलब उसके ऊपर चार्ज आया, चार्ज मतलब वन टाइप ऑफ आयोनिक, एंड आयोनिक वाटर के अंदर सोल्यूबल, एंड दैट्स वाई फिलिक मतलब अट्रैक्शन, फोबिया मतलब रिपल्सन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो फिलिक मतलब व्हाट? अट्रैक्शन। तो वो पार्ट्स वाटर की ओर अट्रैक्ट होगा। होता क्या है, तो मैं पहले आपको एक रियल वाला केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ, C17H35। वैसे पता है आपको 17 का डबल, और उसमें 2 ऐड करो तो अल्केन बनेगा। याद आया? एन कार्बन होते हैं तो डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा, तो 36 होता तो 17 कार्बन वाला अल्केन बनता। नाम मुझे याद नहीं है, मैंने आपको भेज दिया 20 तक का। ओके, 10 तक का याद रखना है, लेकिन कितने तक का याद रखना है? ओ, बहुत इजी है, 11 के बाद। हेप्टा मतलब 7, डेकेन मतलब 10, 10 एंड 7 कितना हो गया? 17, तो हेप्टा डेकेन नाम हो गया, है ना? वो कहीं कहीं चेंज होगा, बाकी इट्स 2 डेकेल भी होता है, 2 डेकेल मतलब 20। क्या लिखा है इसमें? आइसोसेन लिखा है। 2 डेकेन भी एक्सेप्टेबल है, 2 मतलब डाई, डेकेन मतलब 10 10 20। ओके, ऐसे हमें 10 तक की जरूरत है, तो ये हेप्टाडेकेन हो जाता अगर 36 होता तो, बट एक हमने क्या निकाल लिया? H, और फिर उसकी जगह पे COOH। ओके, तो ये हो गया आपका ल्यूराइल एसिड, है ना? LURYL, ल्यूराइल एसिड। ओके, नाउ लिसन, जितना अंदर है उतना ही याद रखना है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान में रखना है। लिसन, इसका हम अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं। कल आपको सैपोनिफिकेशन में यही समझाया गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द अल्कली, NaOH, अल्कली मतलब बेस विच इज सॉल्युबल इन अ, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो HOH क्या हो जाएगा? एक्चुअली में इसका H जाएगा, उसका OH जाएगा, बट अब जैसे भी हो गया हो गया।
ओके अब Na यहाँ पे अटैच होगा तो C17H35COO, तो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक नॉन एज सॉप। अगर मैं यहाँ पे KOH यूज करता तो यहाँ पे K आता, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन एज सॉप। सोडियम सॉप जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ वॉशिंग सॉप। अब वॉशिंग सॉप से विंटर में हाथ धोना, रफ हो जाएगा स्क्रीन, ओके, हार्ड सॉप होते हैं। और जो हम बाथिंग सॉप यूज करते हैं उसमें पोटेशियम यूज किया जाता है, वो सोडियम नहीं, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, के वाला। आया समझ में? सिर्फ इतना ही नहीं होता, और काफी कुछ होता है, जैसे डिसइंफेक्टेंट्स ऐड किए जाते हैं, कलर्स ऐड किए जाते हैं, परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं। सिंथल लाते हो तो हाँ यूज किया है। हर एक शॉप की अलग अलग स्पेशलिटी है, तो सिंथल में वो बोल के ही देते हैं परफ्यूम शॉप, तो परफ्यूम ऐड कर दिया जाता है। कभी कभी आप अलग अलग कंपनी के लाते हो तो फ्रूट्स फ्लेवर्स के भी शॉप्स होते हैं, तो ये बाकी इंटीग्रेंट्स बोल सकते हैं उसको, बाकी मेन सब्सटेंस है शॉप में ये होगा। आया समझ में? बोलो को डाउट? तो अगर इसमें हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ऐसे दो आयंस बन जाएंगे, Na+ एंड C17H35COO-। अब इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अब गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। बट मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, C16H33, तब ये 17 कार्बन होंगे, 16 और एक 17, नहीं नहीं सही था, माय मिस्टेक नहीं नहीं नहीं, C17H35, ये जो है ना उसको खुद को आपको COO- कंसिडर करना है, तो वो तो अलग ही रहेगा। तो 17 कार्बन मिले आपको कि 16 मिले? तो करना ही पड़ेगा। C16H33 है ना, दो से दो ज्यादा होता है, डबल से दो ज्यादा है लेकिन एक कम होगा, तो C16H33 आया समझ में? तो 16 कार्बन मिले, और फिर 17 वाला जो कार्बन है दैट इज एज अ COO- विच इज द पोलर हेड, माइनस चार्ज आया उसके पास, पोलर मतलब हाइड्रो, एंड बाकी ये लंबा सा चैन है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। ए एंड क्या बता रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है जिसने दो बॉन्ड बनाए, उसके पास दो हाइड्रोजन हो गए थे, CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, एक कार्बन है जिसने एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब उसके पास क्या होगा, CO3, बराबर। तो अब समझ में आया, ये ऐसे ही माउंटेन नहीं बनाए हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर ये हमारा COO-, ये हमारा हाइड्रोफिलिक और ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज सॉप। तो ये गिन के करना है, समझ में आया? गिना कि नहीं गिना हमने? हाँ तो बस वही करना है, फिर आप में अगर एक ज्यादा या एक कम आया तो वो मार्क्स कटने के चांसेस आपने बढ़ाए। ओके गुड। represents the structure of functional group of soap and detergent, ओके। तो soap functional group of sodium carboxylate COO-Na, ये रहा पहले, है कि नहीं? इसके आगे जो भी है उसको हम अल्काइल चेन R बोलते हैं, बराबर। इज लिंक्ड विद द हाइड्रोकार्बन R, गिनो 1 2 नहीं है, इन लोगों ने भी गापची मार ली। वैसे सही में देखो ना तो 17 कार्बन होते हैं, मैंने जो केमिकल फॉर्मूला लिखा था ना वो गलत नहीं था। क्या हो क्या रहा है? ओके वैसे 12 to 18 होता है, बट जो मेन होता है ना वो C17 ल्यूराइल एसिड वाला। कहाँ है लिखा है, देखो सही लिखा था ना मैंने। तो हम है ना इसको करेक्ट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, ये 16 था ना, तो 17 करके फिर यहाँ पे COO- दिखाएंगे, हो गया 17 कार्बन देन COO-। सेम टू सेम इन लोगों ने जैसे लोचा मारा है वैसा लोचा हम नहीं मारेंगे,
हम वापस 17 कार्बन होने चाहिए, फिर कौन सा वाला आना चाहिए? बात क्लियर? ताकि हमारी गलती कोई पकड़े ना, निकाले ना। बाकी कोई बहुत ही जो पढ़ाता है वो ही दिखता है सब। जो इसका मीनिंग नहीं समझाता है वो कभी इसमें डुबकी नहीं लगाएगा। लेकिन वो नो कि आपका पेपर कौन चेक करेगा। एंड दैट्स व्हाई हमें, मैंने सिखा दिया तो आपको फिर वो गलती करनी नहीं है ना। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हो ना, ऐसे 17 कार्बन आने चाहिए और फिर COO माइनस NH। सो दिस इज फॉर द सॉल्व। फॉर व्हाट? सॉल्व। अब अगर डिटर्जेंट की बात करें, किसकी बात करें? तो डिटर्जेंट में SO3Na ग्रुप आता है। COO माइनस Na की जगह पे कौन सा ग्रुप आता है? बोलो, कोई डाउट? ओके, बात करते हैं 65 नंबर, दैट इज मैकेनिज्म फॉर द विच फॉर्मेशन मिसाइल, या एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द सोप इन अ क्लीनिंग एक्शन, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। किस तरह से सोप जो है वो क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं, वो मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। वहां पे शायद 40 पेज का आपका क्वेश्चन का PDF, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक का PDF। आपकी टेक्स्ट बुक में कितने पेज है चैप्टर के? 8-10 हो गए, उसका 4 गुना आपका क्वेश्चन आंसर की PDF में हुआ। अब समझ में आ गया आगे जाके कितने बड़े बड़े काम करने। आइए ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, साइंस लो या कॉमर्स, सब इक्वली है पढ़ने के लिए, क्योंकि साइंस में 3 ही सब्जेक्ट मेन है, कॉमर्स में 7 सब्जेक्ट आते हैं। अभी तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से डर जाते हो, वो सर वो प्राइस राइज वाला क्वेश्चन तो देखो, बाप रे। तो वो इकोनॉमिक्स आपको 2 साल पढ़ना है फिर। आया समझ में? ओके, बाकी सब आप पे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। जैसे बड़े होगे बुक में राइटिंग छोटी होती जाएगी, पेज बढ़ते जाएंगे। खत्म हो गया, जो ढूंढना था वो तो देखा ही नहीं। आया? इसको फिर नीचे क्या है, तो इन लोगों ने गलती नहीं की होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आया समझ में? तो ये गलती नहीं की होगी, है ना। और देखो जो आप 10th में पढ़ोगे सब 12th में आएगा। वही मिसेल फॉर्मेशन है, जो मिसेल फॉर्मेशन है ना, वही पढ़ने जा रहे हैं। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉप आर सोडियम और अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। टू एंड्स ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल्स possess different properties। दो एंड्स अलग अलग प्रॉपर्टी को possess करते हैं। वन एंड इज and which is dissolved in the water, philic मतलब attracted towards the water, dissolved in the water, while other end is hydrophobic which is dissolved in a हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व होता है, वाटर में ना हो, वो कहाँ पे होगा? हाइड्रोकार्बन में। ओके, व्हेन द सॉप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, आपने देखा है कभी अगर आप डिटर्जेंट को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो सरफेस पे लेयर बनाता है। सॉप का जो होता है सॉल्यूशन वाटर के अंदर, तो वाटर के सरफेस पे होता है खास करके। तो when the soap is at the surface of water, hydrophobic tail of soap will not soluble in the water and soap will align along the surface of water with ionic end in the water and hydrocarbon tail protruding out of the water। जो फिगर आपके अंदर नहीं दिया है बट 12th में दिया है, देखो ionic part is inside the water and hydrocarbon part कैसे होगा? ऊपर। सर मेरे घर पे सॉप है, वाटर भी है, मैंने सॉप एंड वाटर को मिक्स किया, हमें तो ऐसा कोई टेल बाहर नहीं दिखा। तो हम मॉलिक्यूल्स का साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, एंड जो अपने आंखों से समझ में आया, बट ऐसा होता है ना। तो सरफेस पे सॉप का जो आयोनिक पार्ट्स है वो वाटर के अंदर होगा, और देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, स्कैनिंग टाइलिंग माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। ओके, इन शॉर्ट नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करेगा।
यू वांट टू सी द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स, देन आपको बहुत ही हाई रिजोल्यूशंस वाले माइक्रोस्कोप चाहिए, जो बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि देखो 10⁻⁻15 या 10⁻⁻10 साइज होती है एटम्स की, तो आपको एटलीस्ट उसको 10⁻10 मीटर होता है, तो उसको अगर आपको 1 मीटर का देखना है तो 10⁻10 मिलियंस टाइम जो बड़ा करके दे, वैसा माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। तो इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम में सब पॉसिबल है, लेकिन ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स बहुत ही कम होते हैं। आया समझ में? आया ना? यस और नो? तो अभी जो मैं सिखा रहा हूं वो सोने की लकीर की तरह आपको मान लेना है कि नहीं सर कुछ गलत बोल रहे हैं, नहीं ऐसा ही होगा कि उसका आयोनिक पार्ट्स हो पानी के अंदर और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो है पानी से बाहर, बराबर? आया ना? अब अगर मानो कि 40 के क्लास में 2-3 बच्चे अगर आवाज कर रहे हो, पहले एक बच्चा आवाज कर रहा था, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, 2 बच्चे आवाज कर रहा था, उसको बाहर निकाल दिया, तीसरा कर रहा था, बाहर निकाल दिया, फिर बाहर मजा ही मजा। आया ना? तो ऐसा ही हुआ जब 100 मॉलिक्यूल्स था, बराबर, उसका आयोनिक पार्ट्स अंदर है, पुछड़ी उसकी टेल बोलते हैं जिसको, क्योंकि वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसलिए हम उसको टेल नाम दिए। वैसे 100 में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, काफी ज्यादा हो गया ना, ये सारी पुछड़ी कलेक्ट हो गई, देखा आपके जैसे ही है है ना। तो ये सारी जो पुछड़ी हमने बाहर निकाली थी वो पुछड़ी भी बाहर और मजा करती है ना। मैं देखता हूँ स्कूल में अगर बाहर निकालते हैं तो बाहर बहुत मजा आता है, अंदर से है ना। तो ऐसा ये सब कलेक्ट हो गए, ये सारी जो टेल है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कलेक्ट। बट वो सारी टेल जो है, अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं, सारी टेल जो है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो वो हाइड्रोकार्बन की ओर अट्रैक्ट होती है। किसकी ओर अट्रैक्ट होती है? अब मानो कि आपका कपड़ा, उसके ऊपर ऑयल का धब्बा लग गया है, तो दैट ऑयल स्ट्रेन इज हाइड्रोकार्बन। ऑयल क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही होता है। आया समझ में? तो वो जो सारी तेल है सॉप की, वो किसके अंदर, किसके ओर अट्रैक्ट होगी? वो स्ट्रेन के ऑयल ड्रॉपलेट्स की ओर अट्रैक्ट होगी, उसके अराउंड पूरा राउंड बना देगी। आया समझ में? अब ये जो पार्ट्स है दैट इज द आयोनिक पार्ट्स। विच पार्ट? आयोनिक, जो वाटर के अंदर डिसोल्व होगा, किसके साथ कलेक्टेड होगा? H2O। तो कभी कपड़े धोए हैं? हाँ तो ठीक है, बाकी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वो कपड़ा जहां पे धग्गा लगा है ना, वहां पे सॉप लगाते है ना, फिर थोड़ा गीला करते और सॉप लगाते, थोड़ा गीला करते, फिर हम पानी मारते हैं। तो पानी कहाँ जाएगा? दूर। अब पानी के साथ कौन अटैच है भाई? ये वाला आयोनिक पार्ट, वो खींचेगा। तो उसके साथ कौन अटैच है? हाइड्रोकार्बन टेल, वो खींचेगी। तो उसके साथ कौन अटैच है? वो खींचेगा, है ना। पहले थोड़ा फ्लेंट हो जाएगा, थोड़ा निकलेगा, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल निकलेंगे ना, एक साथ तो पूरा मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, इसलिए वापस सॉप लगाएंगे, वापस करेंगे। पर फिर भी अगर धग्गा रह जाता है तो फिर गाली पड़ेगी, फिर मम्मी छोड़ेगी, फिर ब्लीचिंग पाउडर लाना पड़ता है, वो अनदर थिंग्स है। वो जो अभी कलर दिखेगा ना, वो एब्जॉर्ब हो चुका है क्लोथ के अंदर, उसके फाइबर्स के अंदर, इसलिए वो निकलेगा। उसको निकालने के लिए वापस उसका बाप चाहिए, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में ClO- आता है। ओके, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आपको 11th में पढ़ा दूंगा, है ना, वेट कीजिएगा तब तक। सो क्लियर हुआ आपको यहां तक? आया ना? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, गुड। CaCl2 जो होता है ना, वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसमें यही आ गया CaClO। अब वैसे Ca+2 होता है तो ये ट्वाइस हो गया, आ गया ClO-। तो उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैंने बोला था कि वो ऑक्सीजन लिबरेट कर लेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर लेगा। अब सामने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अपना कलर लूज कर देगा, धग्गा निकल गया। गॉट इट? Inside the water molecules have a particular orientation that keeps the hydrocarbon portion out the water, hydrophobic part out the water. This happens due to the formation of cluster of molecules in which hydrophobic tails are in the interior part of the cluster and ionic ends of the surface of cluster. अब water surface की बात नहीं हो रही है, क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप की बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है। इस ग्रुप में हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐसे अंदर है सेंटर की ओर, और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स जो है वो
उस क्लस्टर के बाहर के एंड पे है, ग्रुप के बाहर के। वाटर सरफेस की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्लस्टर। तो क्लस्टर जो राउंड शेप बना वो क्लस्टर यानी बंच ऑफ दिस सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स। उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट किसकी ओर अट्रैक्टेड है? सेंटर की ओर, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर। आया समझ में? दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ए मिसाइल फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें लगभग 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 100। Soap is in the form of micelle, collects the oily dirt in the center of it and able to cling. मैंने पूरा एक्शन आपको बताया। Okay, this micelle exists in the solution as a colloid and that's why ये जो चैप्टर मैंने ओपन किया था सरफेस केमिस्ट्री नाम है 12th का, जिसमें हम कोलाइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे इन फ्यूचर। देखो ये कोलाइड्स की बात हो रही है सब, मैं आपको टॉपिक बता दूं। हाँ, वो मिक्सचर में था, वो अलग है इकोलाइट से। वो मिक्सचर में था, सॉलिड एंड सॉलिड में लिक्विड में मिक्सचर कैसे होगा वगैरह। 9th का आएगा ही आएगा, 10th का भी आएगा बराबर। क्लीनिशिंग एक्शन ऑफ सॉप आ गया है ना, जो आपको यहाँ पे ऐसे करके बताया कि ऑयल का स्ट्रेन है, वो ऑयल के स्ट्रेन में वो देखो वो डूब गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, और उस सरफेस पे कौन रहेगा? आयोनिक पार्ट। इस तरह से मिक्सचर फॉर्म हुआ। यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है कि ये ऑयल स्ट्रेन है ना, तो ये सारे वो कौन से मॉलिक्यूल? सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स। उसमें जो डॉट है ना वो कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफिलिक। और थोड़ा लंबा टेल जैसा बताया वो जो इसको कवर करेंगे और फिर वाटर के साथ निकल जाएंगे, तो क्लीनिशिंग एक्शन होगा। आया समझ में? तो दैट इज द कोलाइड्स। मिसेल डू नॉट क्लस्टर टू प्रेसिपिटेट्स बिकॉज आयन रिपल्सन। कोलाइड प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेसिपिटेट्स आपको आंखों से दिखते हैं, जैसे फालूदा एक सॉल्यूशन है, उसमें फालूदा के प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं। प्रेसिपिटेट्स जब भी आता है मैं फालूदा याद करवाता हूँ। मैं नहीं पीता हूँ नींबू शिकंजी, आप लोग पीते होगे, मुझे नहीं पसंद, मतलब ठीक है वो मेरा चॉइस है, मुझे नहीं पसंद, लेकिन किसी को पसंद होता है तो वो गलत नहीं है। बट द थिंग उसमें जो अपीयरेंस होता है दैट इज द प्रेसिपिटेट्स, दिख जाता है ऐसा। और कोलाइड्स उससे छोटे हैं, वो दिखेंगे नहीं। द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज ऑल्सो इजिली राइंसड। डर्ट भी होगी ना, तो हम हर रोज साबु से फॉइल निकाल के लिए यूज नहीं करते, डर्ट निकालने के लिए भी यूज करते हैं, है या ना? है ना? तो द सॉफ्ट मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट एंड हेंस सॉफ्ट सॉल्यूशन इज अपीयर। देखा है सॉफ्ट सॉल्यूशन? वो छोटा बच्चा खेलता रहता है क्लाउड, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रांसल्यूटेड जैसा होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमने 9th में पढ़ा था। अब इसकी कहानी आगे बढ़ा है तो भाई इसके अराउंड ये सारे मॉलिक्यूल्स आए, इसलिए ऑयल का जो स्ट्रेंथ था उसका शेप चेंज हुआ, फिर उसको गोल बना दिया, मिसेल बना दिया, उसको कलेक्ट कर लिया, सरफेस से निकाल दिया। ओके, सारी फिगर्स ड्रॉ करनी है। राइट डाउन द नॉट ऑन अ डिटर्जेंट, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव द डर्ट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड। क्यों जरूरत पड़ी डिटर्जेंट की? क्या बात कर रहे हो? मम्मी ने वो पूछा कभी डिटर्जेंट क्यों यूज करती है? नहीं। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो नहीं, हाँ, वॉशिंग मशीन तो आजकल आया है, मम्मी को हाथ नहीं चलाना है इसलिए। हार्ड वर्ड सही है। नहीं नहीं, जो वाटर हम वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो आजकल बोर वाटर होता है, और बोर वाटर में इज अ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सुनो अच्छे से, हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो वो जो सॉफ्ट में Na+ था ना, तो कैल्शियम इज द एक्टिव मेटल, देन द विच वन? Na, सोडियम। तो सोडियम को निकाल के कैल्शियम घुस जाएगा। तो हमने इतना लंबा सा चैन लिया था, उसके साथ C+O- Na था, वो NS में कौन घुस गया? Ca, कैल्शियम, या तो फिर मैग्नीशियम, क्योंकि बोथ आर एक्टिव देन द सोडियम। अब ये जो कैल्शियम वाला और मैग्नीशियम वाला मॉलिक्यूल बना वो क्लीनिशिंग एक्शन शो, क्योंकि वो जो सॉल्ट बन गया अभी सोडियम का सॉल्ट था विच इज सोल्यूबल इन द वाटर, इसलिए Na+ निकल जाता, फिर C+O- एंड लॉन्ग चेन बचती। बट वो Na+ की जगह पे जब Ca+2 एंड मैग्नीशियम+2 अटैच हो जाता है
तो जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सॉल्ट बनता है वो इनसॉल्युबल रहता है। कैसा रहता है? इनसॉल्युबल। हटा, ऐसे हटा, वो कैसा रहता है? इनसॉल्युबल। देखो, सोचो कितना एडिक्टेड हो गए हो। यहाँ पे बेंच नहीं है, ये आदत जो होती है ना वो बेंच पे ज्यादा होती है। पूरे 10 साल के इस स्टडी करियर में 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड आप ऐसे ही बैठे हो और किसी ने बुलवाया नहीं, है ना। मैं मेरे क्लास में करने ही नहीं देता हूँ, पूछ लेना आपको पढ़ेगा दो। ये क्या ऐसे कैसे बैठने का? ये कौन बैठता है ऐसे जिसका सब कुछ लुट गया हो, वो अकेला दुनिया में बैठा है? इट्स अ डायरेक्ट सिग्नल टू गो इन हेवन। चलो ध्यान दो, कहा थे हम? यस, तो वो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा एंड दैट टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर की वजह से, जिसमें MgCl2 एंड CaCl2 जैसे सॉल्ट है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, हार्ड वाटर की वजह से होगा क्या? कुछ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गए। वो अपना क्लीनिंग एक्शन शो करे उससे पहले तो उस पर किसने कब्जा कर लिया? अटैक कर दिया, बोल दो हमला। तो ये है Mg, तो सॉल्ट ज्यादा यूज होता है। समझ में आया? आया ना? और अगर आपको पता हो कहीं खुले पे अगर विलेज वगैरह में जाते हो ना, तो वॉशिंग करने के बाद वो पानी खुला छोड़ा जाए, तो वहां पे आजू बाजू में देखना एक लेयर सा बच जाएगा सॉल्ट का। वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होता है। आया समझ में? तो वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए डिटर्जेंट यूज किया जाता है। इसलिए मम्मी है ना बहुत होशियार प्राणी थे घरनु। वो साबुन में पैसे बर्बाद ना हो जाए ना, इसलिए पहले क्या करेगी? डिटर्जेंट में डुबो के रखेगी कपड़ों को, तो आधा दर्द तो उधर ही निकल गया। बराबर। और फिर कहीं कहीं पे कोई दग्गा दिखे तो थोड़ा सा साबुन किसके, बात खत्म। समझ में आया? ओके, तो डिटर्जेंट की बात करते हैं। डिटर्जेंट की यूज होता है, बात क्लियर हो गई। सो द केमिकल सब्सटेंस यूज टू रिमूव द डर्ट स्टक ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिटर्जेंट। केमिकल डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक। इसमें पोटेशियम सॉल्ट की जरूरत ही नहीं है। नहाने में कौन डिटर्जेंट यूज करता है? इसीलिए सॉप में सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सॉप में कौन से सॉल्ट? और डिटर्जेंट में सिर्फ सोडियम। डिटर्जेंट में सिर्फ सोडियम। क्या कर रहे थे? मूड क्या था हमारा? हाँ, क्या पूछा था मैंने? हाँ, नहाने में डिटर्जेंट की क्या जरूरत भाई? इसीलिए सॉप पूछे तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, बट अगर डिटर्जेंट आए तो सिर्फ। अब डिटर्जेंट में जिसने पोटेशियम लिखा ना उसको मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, ये नहाने में डिटर्जेंट में चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर। पोटेशियम तो कहाँ होता है? सॉफ्टनेस क्रिएट करने के लिए। अब डिटर्जेंट तो हमारे लिए सिर्फ वॉशिंग में आता है, इसलिए सिर्फ क्या लिखा है? सोडियम। देखा, एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉप में डेफिनेशन लिखोगे सोडियम एंड पोटेशियम दोनों लिखना पड़ेगा। डिटर्जेंट की डेफिनेशन में सिर्फ सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड? SO3 ग्रुप आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक नहीं है। कौन सा है? सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सल्फोनिक एसिड SO3 माइनस Na आएगा, और एमोनियम होगा तो यहाँ पे NH4 प्लस आएगा। क्या आएगा? तेरा फोकस क्यों इधर जा रहा है? उतना तो मैंने नहीं देखा जितना तूने देख लिया आज। हाँ?
चलो ध्यान दो। ओके, तो ये सारे सॉल्ट बनेंगे अल्टीमेटली किसमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड से। द चार्ज्ड ends of this compound do not form insoluble precipitates with of hard waters which exhibits as a, अभी डिटर्जेंट जो है वो पानी में हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब ऐसा नहीं कि जो हैवी वो मारने में, जिस पानी को मारो लगे वो हार्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ड वाटर मतलब कि जिसमें सॉल्ट है। किसके सॉल्ट? खास करके मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो आपके साथ पंगा ये हो रहा था कि सबके मॉलिक्यूल्स पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अटैक करते थे, लेकिन ए वाले मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड वाले एंड अमोनियम वाले जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स है उस पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अटैक नहीं करते। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई हम हार्ड वाटर से बच सकते हैं। इसलिए हार्ड वाटर में क्या यूज किया जाता है? डिटर्जेंट। Thus they are effective enough and detergent are usually used to make the shampoos and other products for, समझ में आया? क्लीनिंग एक्शन सिर्फ कपड़ों का नहीं होता है, कभी लोगों का भी क्लीनिंग कर ओके, हेयर भी क्लीनिंग करने पड़ते हैं ना, तो शैम्पू में भी वो यूज होते हैं, कंडीशनर में यूज होते हैं। ओके, आउट ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट विच आर मोर इफेक्टिव? व्हाई? द यूज ऑफ डिटर्जेंट हैज इंक्रीज ओवर अ सोप। व्हाई? सब आंसर है आपके हाथ में। हार्ड वाटर आजकल बोरिंग वाटर हो गया है, तो वही चीज है। डिटर्जेंट इज अ मोर इफेक्टिव, सोप रिएक्ट्स विद द विच आयन and Mg+2 ions which is present in the hard water gives the precipitate, and thus way soap is okay. Detergent does not give, है ना? अब अगर मम्मी आपको बोले कि बेटा ये कपड़ा धो देना है और फिर आप मम्मी पूरा साबु घिस गया, धग्गा नहीं गया, है ना? वो तब आपने साइंस यूज नहीं किया। समझ में आया? जितना आपने साबु यूज किया, आपने पानी डाला, वो साबु के सोप के जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो किसके साथ रिएक्शन कर दी? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वो मॉलिक्यूल्स तो बर्बाद हो गए, जो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने थोड़ा सा क्लीनिशिंग दिया। समझ में आया? इसीलिए मम्मी सुबह में उठ के सबको बोले फटाफट नहा दो सब, है ना? कपड़े कलेक्ट कर लो। मेरे घर, आप सबके घर की कहानी सेम ही होती है। फिर मम्मी को पहली ड्यूटी तो वही होती है, फिर वो कपड़े करके, नहीं कपड़े को वो भिगा के जाएगी, फिर खाना बना देगी। तब तक आधा काम साइंस ने कर दिया होगा, साइंस ने, डिटर्जेंट ने, फिर सॉप का काम बाकी बचा होगा। तो अब समझ में आया, सॉप ज्यादा वेस्ट हो सकता है हार्ड वाटर के साथ। डिटर्जेंट डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विच विथ सच आयंस बट गिव्स द सॉल्युबल सॉल्ट। अगर डिटर्जेंट यूज करो और सच आयंस मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ अगर सॉल्ट बना भी दे तो भी वो सॉल्युबल हो गए तो वो वाटर में जाके Ca+2 Mg+2 वापस सेपरेट हो जाएगा, और जो लॉन्ग चेन के साथ नेगेटिव वाला पार्ट है वो अपना क्लीनिंग एक्शन शो करेगा डिटर्जेंट के केस में। किसके केस में? बट सॉप के केस में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट बना देंगे तो वो इनसॉल्युबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? इनसॉल्युबल। ड्यू टू दिस रीजन डिटर्जेंट इज नॉट वेस्टेड एंड लेस क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट इज, है ना? मम्मी बोलती है आज कपड़े डुबाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, है ना? हम जाते हैं 2-3 चम्मच, और मम्मी दे के पीछे से अब 1 चम्मच में पूरा घर का कपड़ा धुल जाता है और तू 2 चम्मच डाल। हुआ है किसी के साथ? बस सही है, गुड। सो अब समझ में आया डिटर्जेंट क्यों कम चाहिए और मम्मी ने मार क्यों मारी? ओके, गुड। Thus the use of detergent has increased over a, so क्लियर हुआ? कंफर्म? एक एक्टिविटी है लेकिन हम सीधा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। कैन यू सी? ओके, द आएगा। द ऑयल एंड द वाटर लेयर सेपरेटेड इन अ बोथ टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप सेकिंग। ओके, मानो कि इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, वाटर लेना है, वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स डालना है, तो सिंपली अगर पहले एकदम स्टेडी कंडीशन में डालोगे तो ऑयल इज अप ऑन द वाटर सरफेस, यस और नो? फिर आप उसको शेक करोगे तो थोड़ा मिक्स होगा, बट जैसे आप उसको स्टेबल कर दोगे वापस धीरे धीरे करके ऑयल ऊपर आ जाएगा। आया ना? कंफर्म? ओके, सो इन अ टेस्ट ट्यूब वी हैड टू सेपरेट लेयर्स आर, बट दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? ऑयल एंड वाटर लेना है, साथ में थोड़ा सॉप डाल देना है, और फिर अगर आप उसको चेक करोगे तो डिवाइड, तो सेपरेट लेयर आर नॉट सेम, मतलब कि वो सॉप ने कमाल किया। तो ये जो ऑयल एंड वाटर होता है जो एक दूसरे में सेपरेशन क्रिएट करते हैं,
है ना, इमिसिबल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जो मिक्स नहीं होते। ओके, जब ऑयल एंड वाटर मिक्स कर ले हम तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, विच सॉल्यूशन। बट कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हम ऐसे ही रखते तो वो स्टेबल नहीं रहता, वापस सेपरेशन लेयर आ जाते। तो उसको स्टेबल रखने के लिए हमने सॉप यूज किया या डिटर्जेंट यूज कर लिया, तो हम उसको बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? स्टेबिलाइजिंग एजेंट। ओके, देखना है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल कैसा होता है। देखो काफी, एक ब्लू कलर पोर्शन है ना, दैट इज वाटर, उसके अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, और यहाँ पे ऑयल ज्यादा है और उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। बट इट इज 100 टाइम जूम फिगर। रियलिटी में ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिखने मिलेगा, बट छोटा छोटा आपको दिख सकता है जब आप चेक करते हो तब। आया समझ में? आया ना? तो फॉर दैट स्टेबिलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड एंड सॉप इज एक्ट एज अ स्टेबिलाइजिंग एजेंट बिटवीन ऑयल एंड वाटर। पता चल गया ना, वो क्लीनिंग एक्शन में था, वाटर को वो आयोनिक पार्ट खींचेगा, वाटर आयोनिक के साथ चैन था, चैन किसको खींचेगा? ऑयल को। तो ऑयल एंड वाटर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? Leave the test tube undisturbed for the some time and observe does the all layers are separate out in a which test tube does this happen first। तो पहले में जल्दी से हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई हमने स्टेबिलाइजिंग एजेंट नहीं डाला था, और दूसरे में होगा तो सही लेकिन थोड़े, सॉरी दूसरे में फॉर्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं फॉर्म होगा? क्योंकि स्टेबिलाइजिंग एजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्टेबिलाइजिंग, स्टेबल करेगा, स्टेबिलाइजिंग एजेंट। ओके, चलो बोलो को डाउट। इसमें आपको स्टडी करना है सॉफ्ट विद द हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सो इन विच टेस्ट ट्यूब यू कैन, टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म? तो सॉफ्ट वाटर में आपको सबसे ज्यादा फॉर्म मिलेगा बाय यूजिंग द सॉफ्ट। अगर आप सॉफ्ट प्लस वाटर, फॉर्म ज्यादा क्रिएट हो रहा है मतलब कि उतना वाटर आपका सॉफ्ट है। अगर आप सॉल्टी वाटर यूज कर रहे हो तो ज्यादा फिन नहीं होगा, और उसी में तो मार पड़ी थी आपको, फॉर्म बन नहीं रहा था, आपने डिसाक डेस दिया, पूरा व्हील खत्म हो गया। व्हील साबु हम यूज करते हैं ना ज्यादा, वो रिन टाइड आते हैं लेकिन ज्यादा नहीं यूज करते। टाइड तो फॉर्म ही फॉर्म नहीं करता। लाए हो कभी यूज किया है? भाई ये सब एक्सपीरियंस है, 11th-12th में खुद कपड़े धोए हॉस्टल में, है ना, 7 दिन की 7 बनियन, कोई टेंशन नहीं चाहिए वीक में, संडे को ही सब धोबी घाट। क्लियर है? ऑल एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड इन द लाइफ, है ना। और जब खुद की काम खुद करना सीख जाते हैं तो दूसरों पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। होती है छोटी छोटी चीजें, बट बहुत कुछ सिखा जाती है, पढ़ने के साथ ये भी जरूरी है। और आप इतने बड़े हो चुके हो कि अब खुद का केयर लेने के साथ दूसरों का केयर कैसे लेना है वो सीख पाओ। अल्टीमेटली हमारी फैमिली की केयर लेनी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अड़ोसी पड़ोसी में केयर लेना, बराबर। कोई अगर फिरेला होगा तो कैम छो का है ना। हमने घर पे ध्यान रखना है सबका, बूढ़े बुजुर्ग है, मम्मी पापा है, उनकी हेल्थ का, छोटे भाई ब्रदर है, ओके, उनकी हेल्थ का, उनकी स्टडी का, और साथ में खुद का भी, क्योंकि अब जिस स्टेज की ओर आप जा रहे हो लाइफ के, उसमें ये मस्ट रिक्वायर्ड, और ये सारी चीजें हमें यहाँ से सीखने मिलेगी। आया समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजों में साइंस रहता है, कभी हम सोचते नहीं है उस एंगल से, और अब पढ़े और सोचेंगे समझेंगे तो हमें याद रह जाएगा। चलो अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब। डू यू ऑब्जर्व अ कर्ली वाइट प्रेसिपिटेट द टेस्ट ट्यूब इन विच कंटेन्स विच वाटर? वहां पे आपको प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे, जैसे कि ट्यूबवेल वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है, मैंने बोला ना आजकल हम बोरिंग वाटर यूज करते हैं, मतलब कि ट्यूबवेल वाटर्स दैट प्रोड्यूस कर्टली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। ओके, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स वो प्रोड्यूस करेगा, और खास करके धोबी घाट जब नदी किनारे चल रहा हो, या मैंने बोला विलेजेस में अगर आप जाते हो जहाँ पे वॉशिंग करने के बाद पानी खुला छोड़ दिया जाता है, वहां पे देखना एक व्हाइट कलर की फिल्म बनी रहेगी। वेपराइजेशन होने के बाद जो एक्सिस वाटर वेपराइज हो गया, फिर सॉल्ट का वो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बचा था ना वाटर के अंदर, ड्यू टू द सॉप एंड डिटर्जेंट में तो वैसे कम ही रहेगा लेकिन सॉप में तो वो आपको दिखने मिलेगा। आया समझ में? ओके, एक इसके लिए वही का वही हो गया ना, ये तो कॉपी हो गया। चलो बात करते हैं, would you able to check if water is hard or using the detergent? No. Why? Because डिटर्जेंट के लिए सॉफ्ट वाटर भी क्या और हार्ड वाटर भी क्या, डिटर्जेंट तो दोनों वाटर में काम करता है। हाँ, लेकिन सॉफ्ट होता तो हम डिटेक्ट कर पाते। सॉफ्ट कैन फॉर्म मोर फॉर्म्स विद द सॉफ्ट वाटर एंड
less form with the hard water. People use variety of the methods to wash. Usually after adding a soap, the bit of cloth on धोबी काट की बात हो रही है, हम पाटिया लेके आते हैं, वो पाटिया कभी हम पे भी चल जाता है, धोखा बोल रहे हैं जिसको, है ना, चला भाई किसी के पास नहीं चला, चलो कोई बात नहीं। बाकी धोबी काट में क्या करते हैं लोग, उसको स्टोन पे बीट करते हैं कपड़े को। कपड़े उस वक्त अच्छे क्वालिटी के आते थे तो फटते नहीं थे। आज के कपड़ों को अगर हम टक करें ओके चलो कोई बात नहीं। यादव दे बीट विथ पेडल, स्क्रब विथ मिक्सचर इज एजुकेटेड इन अ वॉशिंग मशीन। ये सब नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वॉशिंग मशीन में वो घूमता जाएगा 1 आवर तक, है ना, घूमता जाएगा, फिर पानी लेगा, फिर थोड़ा पाउडर अंदर जाएगा, फिर घूमता जाएगा, फिर पानी बाहर निकाल देगा, 1 घंटे के बाद कपड़े धो के बाहर आएंगे, है ना। ओके, व्हाई दिस एग्रेशंस इज नेसेसरी टू क्लीन द क्लोथ्स। सोप डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये अगेन एक बड़ा थोड़ी हिस्ट्री वाला वर्ड है, लेकिन किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, याद रखना। ओके, व्हेन द सोप इज अप्लाइड टू एनी डर्ट क्लोथ और अ स्ट्रेन, non-polar tail containing the hydrocarbon parts is attracted towards the molecule of dirt or grease. Okay, while the polar parts is attracted towards the micellar, and hence to remove this micelle from the surface of cloth, agitation of the cloth is, उनको कुटना पड़ेगा, उनको घुमाना पड़ेगा, किसी भी तरह से वो बाहर निकालने पड़ेंगे। मिसेल्स तो बन गए बट सरफेस से तो बाहर निकालने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस एग्रेशन इज नेसेसरी। तो समझ में आया, टेप साबुन लगाने से कपड़े धुलते रहिए, उसके बाद ब्रश भी करना। तो मम्मी ब्रश कर रही है मतलब मॉम डूइंग एग्रेशन। आया समझ में? मैंने तो अभी चालू रखा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि खत्म हो गया है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स।